अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शील ममता की ज़बान, जहां हम बात करेंगे माँ और बच्चे की सेहत की। सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को रमज़ान की बरकतों की मुबारकबाद देती चलूँ। हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ेब कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान का महीना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान की आमद के साथ साथ हर किसी के मामलात बदल जाते हैं। इसी तरह एक हामला खातून या वो औरतें जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके ऊपर भी बहुत असर होता है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, तो डॉक्टर साहिबा, ये जैसे रमज़ान आता है तो वो औरतें जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके ऊपर एक बहुत वो कंफ्यूज होती हैं कि क्या हम रोज़ा रखें या ना रखें। तो क्या आप इसके बारे में मुझे बताएंगी कि क्या रखना सेफ़ होता है, वो रख सकती हैं, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें वो पहले और फिर रखें? देखिए, अगर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेगनेंसी है, सिंपल प्रेगनेंसी है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यानी कि माँ को जो है कोई हेल्थ इशू नहीं है, तो यकीनन रोज़ा रख सकते हैं। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो है हामला खातून को जो या दूध पिलाने वाली माँ को जो है रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ठीक है। अगर इसमें जो है ये दो चीज़ें आ जाती हैं, एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है और एक हमारा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है। तो जाहिर है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी मुश्किल होता है। एग्जैक्टली इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट, अगर उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो वो उसको स्किप कर सकती हैं। ठीक है, बाद में उसके रोज़ों की कज़ा कर सकती हैं, या एक रोज़ा छोड़ के दूसरा रोज़ा रख सकती हैं, या सिर्फ वीकेंड्स पे रोज़ा रख सकती हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी करती हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं होता है तो वो ये कर सकती हैं कि जैसे मतलब कि आप अपना रोज़ा रखें, और जब भी आपको ऐसा लगता है कि थ्रू आउट द डे या दिन के किसी भी हिस्से में उनको कोई तकलीफ़ महसूस होती है, जैसे डिहाइड्रेशन हो गई, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो ज़ाहिर है वो रोज़ा तोड़ भी सकती हैं और उसका कफ़ारा बाद में अदा कर सकती हैं। ठीक है। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ नहीं है कि एक प्रेग्नेंट औरत या एक दूध पिलाने वाली माँ जो है वो रोज़ा नहीं रख सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसकी सेहत ठीक है, उसमें कोई हेल्थ के इश्यूज़ नहीं है, तो यस। वैसे अगर हेल्थ के इश्यूज हों तो क्या रोज़ा रखने के प्रेग्नेंट वुमन पे कोई असरात हो सकते हैं? क्या इसमें प्रीमेच्योर डिलीवरी का ऑप्शन क्या होता है, क्या खदशा होता है कि हो जाए, या बच्चे को कोई या माँ को कोई इससे अफेक्ट पड़ सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये भी एक हमारे पास बहुत ज़्यादा मिथ होता है इसके बारे में, क्योंकि अक्सर माएँ ना उनकी तबीयत, जैसे आपने कहा कि अगर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेगनेंसी है, अगर कोई मसला नहीं है तो, लेकिन अक्सर माओं को जाहिर सी बात है, हर किसी को प्रेगनेंसी में तो प्रॉब्लम होती है, वो फिर भी प्रेशर में आके कि नहीं मेरा रोज़ा ना छूट जाए, जबकि इस्लाम में हमें दी गई है, रियायत दी गई है, लेकिन फिर भी औरतें रखती हैं। तो क्या इसके असरात हैं, होते हैं? आपने जैसे कहा ना प्रीटर्म लेबर, तो प्रीटर्म लेबर तो ऐसा सच नहीं होता है, अनलेस के इसके अंदर सिर्फ रोजे से नहीं होगा। प्रीटर्म लेबर के एक से बहुत ज़्यादा उसके वजूहात होती हैं। ठीक है। तो अगर किसी माँ को जो है कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ का इशू है, तो उस सूरत में जो है ऑब्वियसली फिर हम कहते हैं कि भाई आप रोज़ा ना रखें, अगर शी इज़ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रीटर्म लेबर, या हमें ऐसा लगता है कि आया उसकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, ट्विन्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, या उसको फ्रीक्वेंट जो है चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, या कोई भी ऐसा यानी कि जो रिसेंट इवेंट हुआ हो जो कि हमें लगता है कि प्रीटर्म लेबर की तरफ जा सकता है, वजाइनल इन्फेक्शन है, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। सबसे बेहतरीन और सेफ ये होता है कि एक तो आपको खुद पता होता है कि आपकी बॉडी कर सकती है, रख सकती है, एक रख के देख लें, मुश्किल लगे जैसे आपने कहा, या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये होती है। ठीक है, खुद को देखें, अपनी तब्दीलियों को महसूस करें। अगर पहला रोज़ा रख के आपको ये लग रहा है कि भाई हाँ मैं इसको कैरी कर सकती हूँ, तो आप दूसरा भी रख सकते हैं। अगर लगे कि नहीं कर सकती हूँ तो एक दिन छोड़ के एक दिन रख लें, और कुछ नहीं तो जुम्मे का रख लें, वीकेंड्स पे रख लें, जैसे अगर ख़वातीन कर सकती हैं। अच्छा, तो जो औरतें रोज़ा रख रही हैं तो वो फिर उनको जाहिर सी बात है असर तो आएगा कुछ ना कुछ, तो वो क्या अपने ग़िज़ा में वो चीज़ें शामिल रखें? सहरी के वक्त ऐसी क्या चीज़ें लें जो उनके और उनके होने वाले बच्चे के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद हों और वो उसका असर इतना ना आए? बिल्कुल बिल्कुल, देखें क्या होता है कि प्रेगनेंसी में एक तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से और रोज़ा रखने की वजह से ख़वातीन को सबसे ज़्यादा होती है डिहाइड्रेशन। ठीक है। तो ज़ाहिर है सहरी में और इफ्तार में एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूसरा अगर डिहाइड्रेशन होती है तो जिस्म से नमकियात का इखराज होता है। ठीक है। तो नमकियात को कवर करने के लिए उसमें सबसे ज़्यादा होता है सोडियम और पोटेशियम। तो अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें शामिल करें जो सिंपल, जो हर घर में होती हैं। एंड आई थिंक कि हम तो करते ही आ रहे हैं बीइंग अ मुस्लिम कि हम रोज़ा जो है खजूर से खोलते हैं। ठीक है। तो हामला ख़वातीन को ये चाहिए कि एटलीस्ट मॉर्निंग में यानी सहरी में भी 1-2 खजूर ले सकती हैं, और इफ्तार के वक्त भी 1-2 खजूर लें, उसके बाद पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये मसला भी तो होता है ना कि अब आपको पता है हामला ख़वातीन जो होती हैं उनको ज़्यादा पेशाब आता है, उनकी यूरिनेशन ज़्यादा हो जाती है, तो आप अगर बहुत ज़्यादा पी लें तो आप उसी वक्त आपका जो है वो क्लियर आउट हो जाता है, ये भी इशू होता है? नहीं, देखिए क्लियर आउट हो रहा है ना, वो नेचुरल मैकेनिज्म है। आपकी बॉडी को ज़रूरत भी तो है ना, है ना, आपकी बॉडी को ज़रूरत भी है। तो खाने के वक्त में बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, समोसे, पकोड़े, ठीक है, ये जितनी भी बेसन वाली चीज़ें होती हैं ना, ये ना लें। एक तो इससे एसिडिटी होगी। ठीक है। उसके बजाय आप
आप जो है फ्रूट चाट कर सकते हैं, आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो दूध सोडा वगैरह पीते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल, ठीक है, वो ले सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल स्कंजबीन जो होती है, नींबू वाला पानी जो है वो पी सकते हैं, सबसे और अच्छा मेरे है। ख्याल से कि ये भी होता है कि हम जो नॉर्मल इंसान हैं वो तो ज़्यादातर खुलते साथ रोज़ा बहुत खा लेते हैं ना, तो एसिडिटी से बचने के लिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके हाँ, खाएं। वो मैं पूरी रात पोर्शंस में पड़ी खा लें, पोर्शंस में खा ठीक लेना। है, पोर्शंस में खा लें। जैसे आपने जैसे इफ्तार के वक्त थोड़ा सा ले लिया, उसके बाद जैसे नमाज पढ़ी, उसके बाद थोड़ा सा आपने फिर उसमें हैवी खाना नहीं खाना है फिर ना, उसमें हैवी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। जैसे बहुत सारे लोग सपोज लेना चाहें, अगर जैसे हैवी खाने में से मुराद मेरी हो जाए गोश्त से बनी हुई चीज़ें, ठीक है, निहारी है, ठीक है, पाए हैं, इस तरह की चीज़ें ये ना लें फिर ना, क्योंकि एक तो ये वैसे भी थोड़ी एसिडिटी कराएंगे, फिर जब इतना 12 से 13 घंटे का जो रोज़े का टाइम होता है उसमें वैसे भी एसिड जो है वो आना शुरू हो जाता है। फ्रूट्स लें, फ्रूट्स लें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ्रूट्स में मैं खजूर ये खाएं। कहूँगी कि सेब, ठीक है, अमरूद, खजूर, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा नमकियात होती हैं। एंड ये केला, और अगर जैसे अभी रमज़ान में तरबूज भी आ जाता है। बहुत अच्छा है, उससे पानी की कमी भी पूरी होगी, प्लस नमकियात भी मिल जाएंगे उससे भी। अच्छा, ये तो हो गई कि ये चीज़ें ग़िज़ा में शामिल करें और ये आप चीज़ें करें, तो वो कौन सी चीज़ें अगर एक हामला खातून ने रख लिया है रोज़ा, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं वो जिससे वो एहतियात करे? देखिए, रोज़ा रख लिया है तो ऑब्वियसली अगर वो बिल्कुल हाउसवाइफ है, घर में रह रही हैं, तो ज़ाहिर है घर के काम वाम भी करने होंगे, तो उसमें भी गैप लेके करें, ठीक है। ये नहीं कि लगी हुई हैं थक ना जाएं, है ना। जैसे 2-3 घंटे काम किया, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, आराम कर लिया उसमें, ठीक है। कोशिश करें कि जो दोपहर का टाइम होता है, चूँकि बंदा उसमें थक जाता है, सहरी से उठी हुई औरत अगर दोपहर ज़ोहर के बाद नहीं सोएगी तो ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसमें थोड़ा सा रेस्ट लें, ठीक है, बाथ ले लें, नहाएं ताकि फ्रेश रहें, और डेली नहाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। डेली नहाएं, क्योंकि उससे भी पानी जिस्म में जाएगा, जो पसीने का इखराज हुआ है वो मतलब उसकी कमी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी वो। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। अच्छा जी, तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हामला खातून की। अब हम बात करते हैं उन खातून की, उन लोग औरतों की जिन्होंने अभी अभी बच्चा पैदा किया होता है, वो दूध पिलाने के स्टेज पे होती हैं। तो क्या उनके लिए रोज़ा रखना जो है वो ठीक है? क्योंकि दूध पिलाने के दौरान आपके जिस्म से काफ़ी सारी ग़िज़ा जो है वो बच्चे को जा रही होती है, तो वैसे ही भूख बहुत लग रही होती है, और उसमें रोज़ा रखना क्या सेफ़ होता है? अब देखिए, इसमें तो 2-3 चीज़ें आ जाएंगी ना, कि अगर वो बिल्कुल रिसेंटली डिलीवर्ड है, यानी उनका अभी वो 1.25 महीना चल रहा है या परप्यूरम चल रहा है, तो ऑब्वियसली नहीं रखना ना रोज़ा। तो शुरू के ही दिन होते हैं थोड़े से जो कि क्रूशल होते हैं, अगर उसमें वो खातून जो है रोज़ा नहीं रखती हैं तो दैट इज़ परमिसिबल, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर रख सकती हैं, वही बात आ जाती है, तो ज़रूर रखें। अगर नहीं रख सकती हैं तो इसमें ये होगा कि फिर जैसे दूध पिलाने से पहले कुछ थोड़ा सा स्नैक्स ले लें, कोई जूस, कोई फ्रूट, कुछ भी इस तरह की तो चीज़ जो ले लें। खातून जो रोज़ा रख रही हैं और दूध पिला रही हैं, तो फिर वो क्या करें? उनको ये चाहिए कि फिर अपनी ज़ाहिर है एक तो थोड़ी सी विल पावर भी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा ये है कि वही सहरी में जो है बैलेंस डाइट लें, थोड़ी सी तली हुई चीज़ें ना लें, ताकि दिन भर जो है वो प्यास ना लगे, ठीक है। और फिर जैसे ही रोज़ा अफ्तार हो तो फ़ौरन कुछ ऐसी चीज़ें लें जिससे उनकी पानी की कमी पूरी हो। जैसे अभी हमने जिक्र किया, तो सेम गोज़ फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर एज़ वेल, कि उनको भी यही सेम चीज़ें चाहिए होती हैं, सब कुछ ऐसा होता है। यानी कि फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मैं फिर यही कहूँगी, तली हुई चीज़ें कम खाएँ। अच्छा, तो डॉक्टर साहबा, क्या ये एक मिथ है या ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि अगर आपने रोज़ा रखा है और आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, तो क्या आपके दूध सप्लाई पे फ़र्क पड़ता है? नहीं, ये तो एक बहुत अच्छी मतलब अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, ठीक है, कि इस पे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई बिल्कुल ऐसी माँ है जो बिल्कुल 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो क्या वो 2 साल रोज़े नहीं रखेगी? ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। तो ज़ाहिर शुरू के 6 महीने जो होते हैं बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए होती है, और जो मेरा ख्याल है कि हर माँ कर सकती है अगर वो करना चाहे। अगर उसको मुश्किल लग रहा है तो वो ना करे, ऐसा भी कुछ नहीं है, वो बाद में रोज़े कज़ा कर सकती है। क्योंकि हमारी पानी की कमी होती है जिस्म में, तो फिर उससे जो है ज़्यादातर लोग डरते हैं कि कहीं हमारा दूध का सप्लाई ना कम हो जाए। नहीं, कम नहीं होती है। ये तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि जैसे जैसे बच्चा सक करता रहेगा तो वो फीड उतरता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो दूध पिलाने वाली माओं को अक्सर ये भी होता है कि उनको शुगर होती है या जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं। पहले तो आप, मैं चाहूँगी थोड़ा सा इससे बताएं कि ये क्या होती है, किस तरह होती है, इसको किस तरह केयर कर सकते हैं। ये ज़्यादातर जो प्रेगनेंसी में हो जाती है ये डायबिटीज़। देखिए, प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज़ होती है ना, तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं हमारे पास ना। एक तो वो औरतें जिनका BMI या जो वज़न होता है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, मोर देन 30 किलोग्राम
किलोग्राम अगर उनका BMI होता है, यानी आपसे कह लीजिए कि अगर उनका जब उन्होंने कंसीव किया तो उनका वजन 80 से 90 किलो के दरमियान था। अच्छा। ठीक है, उन औरतों, ये रिस्क फैक्टर कहलाता है। इसीलिए मेरे वो ख्याल से अक्सर कहते हैं हाँ, कंसीव करने से पहले आप वजन कम करें। ठीक है। सेकंड ये होती हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री चली आ रही होती है या जिनको पहले प्रेगनेंसी में जो है वो हो चुका होता है डायबिटीज़। ठीक है। तीसरी वो होती हैं जिनका हम पाकिस्तानी या इंडो पाक जो है हमारा, हम वैसे भी एक थोड़ा वल्नरेबल एरिया है बिकॉज ऑफ हमारी ईटिंग हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स, तो हम वैसे भी एक रिस्क फैक्टर हैं ऑलरेडी। और हम चीनी का इस्तेमाल एग्जैक्टली, चीनी का इस्तेमाल बहुत करते हैं। ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को मिला के अगर हम रिस्क फैक्टर्स, अगर हम किसी औरत में अगर एक भी मिलता है तो हम उसका फिर एक टेस्ट करवाते हैं प्रेगनेंसी में, जो कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहलाता है, ये OGTT कहलाता है। ये हर हामला खातून का होता है? डिपेंड्स कि जिसके अंदर हमें रिस्क फैक्टर मिल जाता है। कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई मुझे है डायबिटीज? तो डॉक्टर बताता है ना। मतलब वो क्या ऐसे होते हैं, जैसे मुझे अगर लग रहा हो कि जैसे कि सूजन या तो हो रही हो, नहीं, सूजन भी देखिए नॉर्मल है। अच्छा, इसमें डायबिटीज के जो होते हैं ना, गेस्टेशनल डायबिटीज में भी सेम सिम्टम्स होते हैं, जैसे पानी का बहुत ज्यादा प्यास लगना, पेशाब का बार बार आना। प्रेगनेंसी में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। प्रेगनेंसी में यूँ हो जाता है कि ये तो सब चीज़ें तो नॉर्मल होती हैं, प्रेगनेंसी में ये हो जाता है बाज़-औक़ात किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है। ठीक है, वजाइनल इन्फेक्शन उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, तो हम फिर फ़ौरन सस्पेक्ट करते हैं कि आया इसको शुगर तो नहीं है। इसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, या आम ज़ुबान में बेबी शुगर भी कहलाती है ये ना। अच्छा। ठीक है, तो ये तो इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। फिर हम टेस्ट करवाते हैं, फिर अगर टेस्ट आ जाता है तो फिर ऑब्वियसली फिर हम डाइट और एक्सरसाइज दोनों करते हैं। डाइट में ऑब्वियसली यही है कि मीठी चीज़ें नहीं खानी, कोई शक्कर की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें नहीं खानी, मिठाइयाँ हैं, मीठी चाय है, और बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो कि हम लोग नहीं, मतलब मना करते हैं, जिनके अंदर हमें लगता है कि इसमें शुगर ज़्यादा है ना। अच्छा। ठीक है, और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो खा सकते हैं, जैसे अमरूद है, जैसे सेब है, नाशपाती है, ये खा सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें जिसमें मीठा ज़्यादा होता है तो वो फिर थोड़ा सा नहीं अवॉइड करना होता है। स्पेशली ये जो बाहर की बनी हुई चीज़ें होती हैं ना, मिठाइयाँ, जूसेस, ठीक है, ये अवॉइड करने होते हैं लास्ट में, क्योंकि एक तो वो थोड़े से एग्जैक्टली एक्स्ट्रा शुगर होती है, फिर थोड़ा प्रोसेस्ड हो जाता है, तो वो इतना अच्छा नहीं होता फिर ना। तो ये अगर किसी की जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है और किसी की बिगड़ गई है, तो क्या इसका बच्चे की पैदाइश पे आता है? बिल्कुल। क्या देखिए, डायबिटीज़ एक जैसे किसी सेहतमंद नॉन प्रेग्नेंट औरत को भी डायबिटीज़ होती है तो उसके भी अपने असर आते हैं। प्रेगनेंसी तो है ही 9 महीने की, तो अगर किसी को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है तो उसके भी बच्चे के ऊपर असरात होते हैं। ज़ाहिर है, माँ से शुगर वो ट्रैवल करती हुई बच्चे तक जाएगी, फिर अगर वो कंट्रोल नहीं होगी तो बच्चे का जो साइज़ होता है, वो मतलब वजन जो होता है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, वो मैक्रोजोमिया होना शुरू हो जाता है। बिकॉज जो इंसुलिन होती है, शुगर बहुत बढ़ जाएगी तो इंसुलिन का लेवल डाउन हो जाएगा, इंसुलिन जो है बच्चे में उल्टा आ जाएगा। क्योंकि बच्चे में अगर शुगर जाएगी तो बच्चे का अपना जिस्म जो है वो इंसुलिन रिलीज करना शुरू करेगा। तो जब इंसुलिन बहुत आती है तो वो बच्चे का जो मास होता है, बॉडी मास, स्पेशली शोल्डर्स, नेप ऑफ द शोल्डर्स, बटक्स, ये हैवी होना शुरू हो जाते हैं, फेस बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसको एग्जैक्टली वो कॉम्प्लिकेशन कहलाती है, वो मैक्रोजोमिया हो जाता है फिर ना। गेस्टेशनल डायबिटीज़ में ये ज़्यादा होता है। और अगर हम माँ की बात करते हैं तो माँ की अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। सबसे ज़्यादा उसमें इन्फेक्शंस होते हैं, पेशाब का इन्फेक्शन है, वजाइनल इन्फेक्शन है, सीने का इन्फेक्शन है, तमाम चीज़ें। अगर ये सब चीज़ें किसी में आ जाती हैं तो प्रीटर्म लेबर इसमें ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो वो एक के साथ एक चीज़ जुड़ती है और वो प्रीटर्म लेबर की वजह भी हो सकती है। जो आप कह रहे हैं कि फिर वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कभी नॉर्मल होती है तो फिर डिलीवरी के अपने मसले मसाइल हो जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मसला उसमें ये होता है कि बच्चे का जब हेड डिलीवर हो जाता है तो ये शोल्डर स्टक हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़े होते हैं, फिर इमरजेंसी, ये तो मतलब हमारे लिए ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी कहलाती है ये। ठीक है, फिर इसको डील करना, मतलब हल्का ना लें, इसको हल्का ना लें। अगर किसी को शुगर है तो माने, अगर किसी को शुगर है तो उसका इलाज करवाएं। तो जिनको शुगर होता है, क्या वो जो है रोज़ा रखें, उनके लिए एक्स्ट्रा कोई वो होता है केयर, या उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है रोज़ा रखना? देखिए, अब इसमें भी ना दो चीज़ें हैं, शुगर है, कंट्रोल्ड है, शुगर है और नहीं कंट्रोल। ठीक है, अब कंट्रोल नहीं है उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। भाई मैं दवा नहीं लूँगी, डिनाइल, मैं तो हूँ ही नहीं, तो ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज की दवाएं होती हैं ये सेफ होती हैं? उनके कहते हैं ना कि आप प्रेगनेंसी में ना लें। बिल्कुल सेफ है। इसमें हमारे पास जो है आजकल, तो पहले तो सिर्फ इंसुलिन दी जाती थी, आजकल जो है वो ओरल टैबलेट्स भी दी जाती हैं। तो अब तो बड़ा अच्छा हो गया, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी स्टडीज़ आ गई हैं, अब तो बहुत कुछ जो है वो चेंज हो गया। तो अब तो ये होना चाहिए कि अगर कोई डॉक्टर आपको किसी को भी कोई कह रहा है तो आप खुदारा उसको माने, क्योंकि गेस्टेशनल डायबिटीज इट्स नॉट एन ईजी थिंग टुवर्ड्स मदर, टुवर्ड्स बेबी एज वेल, दोनों की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे मुझे लगता है कि मेरा वो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि प्रेगनेंसी में मुझे लगता है जो पहले के 3 महीने होते हैं वो मुश्किल होते हैं, क्योंकि आपको उसमें वॉमिट्स नॉज़िया होता है, और जो आखिरी के 3 महीने होते हैं
वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। बीच के मुझे लगता है 3 महीने सही होते हैं। तो मेरे पास कुछ सवालात हैं आखिरी के 3 महीनों के हिसाब से कि जो जो मसले हम औरतों को होते हैं, आप मुझे अगर इनकी वजूहात बता सकें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले जो ये दर्द होता है पेशाब के आने के साथ, तो इसका क्या होती है वजह? आखिरी 3 महीने की बात कर रही हैं? आखिरी 3 महीने में आप खुद सोचिए कि बच्चे का वजन बढ़ रहा है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है, पेट के ऊपर आ रहा है, वो किस पे वजन डाल रहा है? मसाने पे। मसाने पे वजन डालेगा, बार बार जो है पेशाब आएगा, जल के भी आ सकता है, तकलीफ से भी आ सकता है, बार बार इन्फेक्शन यानी कि ये हो जाएगा। लेकिन अगर बार बार आ रहा है और उसमें कोई तकलीफ नहीं है, जलन नहीं है, बदबू नहीं है, फिर ये कोई इशू नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेशर इफेक्ट। इसी में एक और चीज ऐड कर दूं, जब औरतों को थाइस पेन होना शुरू हो जाते हैं, पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं, ये भी वजन की वजह से है। इसी वजन की वजह से कहते हैं कि आप पैर लटका के बैठे हो तो सूज जाते हैं पैर, नहीं वो नहीं। देखिए, एक तो प्रेगनेंसी के अपनी नॉर्मल चेंजेस भी है ना। अगर हम वैसे भी सपोज आप और मैं वर्किंग वुमेन है, सपोज अगर हम सुबह से लेकर रात तक बैठे ही बैठे हैं, हमें खुद लगेगा शाम को कि सूजन आ गई, तो प्रेगनेंसी में तो ऑलरेडी इतना वजन है ना। ये जो हम बात कर रहे थे इन्फेक्शन की, वो तो यूटीआई भी होता है कि इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये वही कहलाता है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि पेट में या साइड्स में भी दर्द हो रहा होता है, आखिरी के 3 महीनों में सबसे ज्यादा होता है, और वही बार बार आपको डर लग रहा होता है कि पता नहीं ये दर्द कैसा है, तो इसकी क्या वजह होती है? वो लोग डॉक्टर्स कहते हैं नॉर्मल है, बट वो क्यों हो रहा है? देखिए, जिस्म जो है एक कंटिन्यूएशन है ना, एक कंटिन्यूअम है, ठीक है, कि चेस्ट है, फिर थोरैक्स इसको हम कहते हैं, फिर एब्डोमिन है, एब्डोमिन के बाद पेल्विस है, फिर लेग्स हैं, ठीक है। तो जब एब्डोमिन में इतना प्रेशर होगा तो वो सारे लिगामेंट्स खिंचेंगे, मसल्स खिंचेंगे, तो उसकी वजह से कमर में भी दर्द आएगा, वजन की वजह से, ठीक है। लास्ट के 3 मंथ्स में ये ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो जाहिर है जब हम किसी अलामात को, किसी तरीके को हम ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर वो प्रीटर्म लेबर की तरफ भी जा सकता है, फिर वो मसले मसाइल भी कर सकता है। लेकिन ये नॉर्मल भी होता है, ये नॉर्मल भी है। देखिए, इन्फेक्शन की अलामत मैंने आपको बताई, पेशाब में इन्फेक्शन की वो है, वजाइनल डिस्चार्ज औरतों को पता चल जाता है। इफ़ दैट इज़ एबनॉर्मल, यानी उसमें अगर खारिश है, बदबू है, तकलीफ है, पेशाब बार बार आ रहा है, तकलीफ से आ रहा है, तो ये इन्फेक्शन है। अगर पेशाब बार बार आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, दैट इज़ नॉर्मल। अच्छा, इससे थोड़ा सा हट के मुझ जैसे औरतों के जिनको माइग्रेन होता है, अक्सर जो है वो बहुत ज़्यादा सर में दर्द भी रहने लग जाता है, तो वो क्यों हो रहा होता है? एक तो हार्मोनल चेंजेस है ना, हार्मोनल चेंजेस हैं बॉडी में ना। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है, प्रेगनेंसी में वो ज़्यादा होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन की एक खासियत होती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो जब वाटर रिटेंशन होती है बॉडी में, तो आपने देखा होगा कि फेस बड़ा होना शुरू हो जाता है, बॉडी फूलना शुरू हो जाती है। यानी औरतें जो हैं अपने वजन से, क्योंकि ओवरऑल 9 से 10 किलो वजन बढ़ता ही बढ़ता है ना हर प्रेग्नेंट औरत का बेस लाइन से। सपोज अगर किसी ने कंसीव किया है, प्रेगनेंसी के वक्त वो 56 थी, प्रेगनेंसी के एंड तक वो हो गई 66, 67, तो दैट इज नॉर्मल। लेकिन अगर वो 67 से 87 हो गई तो दैट इज एबनॉर्मल। अच्छा, फिर उसकी हमें रीजन देखनी पड़ती है। अच्छा, उस वक्त तो हमें लग रहा होता है ना कि जितना ज्यादा वजन बढ़ता जाए बच्चा उतना हेल्दी निकलेगा, लेकिन ये नहीं होता, ये हेल्दी गलत है, ये गलत है। और दूसरा, सर के दर्द की बात की तो माइग्रेन एक तो हार्मोनल चेंज की वजह से है, और अगर किसी को माइग्रेन होता है पहले और अभी प्रेगनेंसी है, तो बाजुकात माइग्रेन की एक खासियत होती है, कभी वो बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी वो सेम रहता है उतना ही। तो फिर जाहिर है फिर आप कंसल्ट करें, आप ट्रीटमेंट लें। बहुत सारी ट्रीटमेंट ऐसी हैं जो सेफ हैं प्रेगनेंसी में, वो कंटिन्यू करें। और देखें, डरे नहीं, जो भी प्रॉब्लम है ना उसका इलाज मौजूद है। और यकीनन जो भी हम जैसे डॉक्टर्स हैं वो समझते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ प्रेगनेंसी में सेफ है, तो हम वही देंगे ऑब्वियसली। दरअसल डर लग रहा होता है ना कि हमने अगर इसका कोई भी इलाज किया तो पता नहीं बच्चे पे ना अफेक्ट हो जाए, हम सोचते भी बहुत। अच्छा, मैं एक ये थोड़ा सा मिथ क्लियर करना चाहूँगी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से। देखें, लोग पैनाडोल खाने से भी डर रहे होते हैं, बट पैनाडोल इज प्रीटी सेफ, ठीक है। अगर कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो 2 गोली पैरास्टामोल खा लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। उसका बच्चे की सेहत पे या बच्चे की पैदाइश पे या किसी भी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका। अच्छा, जैसे मैंने इस पे आपने बात ये शुरू किया तो मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे एक केस का पता है जहाँ पे उन्होंने एक्सेसिव, कहते हैं वो एसिडिटी के लिए भी कुछ मेडिसिन होती हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सेस पी लिया तो उससे अफेक्ट होता है। तो आई थिंक जहाँ सेफ है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं किसी से आप हो जाएं कि नहीं अब मुझे तो इसी से आराम मिल रहा है। सेफ का मतलब ये नहीं ना कि मुंह से लगा लिया, हटाना नहीं है, वैसा थोड़ा बर्दाश्त, थोड़ा कर लें, थोड़ा सा नेचुरल मेजर्स भी ले लें, कुछ होम रेमेडीज भी कर लें। अब एसिडिटी की बात करते हैं तो हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ खाना चाहिए। अगर किसी औरत को ये एसिडिटी की प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में तो बेहतर है वो रोजाना रखे। अच्छा, क्योंकि जाहिर है रोजे में इतना लंबा जब गैप आएगा तो एसिडिटी और डेवलप होना शुरू हो जाएगी। सही। अच्छा, इसमें अक्सर औरतों का आई साइट में प्रॉब्लम हो जाता है, धुंधला हो जाता है या धब्बे आने लग जाते हैं, तो क्या ये भी एक मतलब प्रेगनेंसी की अलामत होती है? देखिए, अगर आप लास्ट के 3 मंथ्स की बात कर रही हैं ना, तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग है। अच्छा, ये नॉर्मल नहीं है। अच्छा, क्योंकि आंखों के सामने अंधेरा आना, आंखों के सामने धब्बे आना, या एकदम से मुंह का सूज जाना, हाथों का सूज जाना, अंगूठियां टाइट होना, घड़ी या कोई भी अगर आपने चूड़ी पहनी है तो वो टाइट होना, ये खतरे की अलामत
आता है, ठीक है। ये लास्ट के 3 मंथ्स में होती है, जो कि ब्लड प्रेशर की एक बीमारी होती है जिसको हम प्री एक्लेम्सिया कहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को ये है तो ये खतरनाक है। कहते हैं बीपी भी आपका हाई हो जाए वो भी फिर खतरनाक है, डिलीवरी में काफी पेन। बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर जाहिर है फिर क्योंकि वो जो अमल नाल होती है, ये प्लेसेंटा होता है, उसी के थ्रू ये हो रहा होता है, ठीक है। तो जाहिर है अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर शूट कर गया, हाई हो रहा है, तो हमारे पास एक ही मतलब वजह होती है कि हम माँ को बचा सकें, वो है फिर डिलीवरी। अब वो चाहे प्री टर्म हो या टर्म पे हो, फिर वो हमें करानी पड़ती है अगर वो अनकंट्रोल हो जाता है, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल होता तो। अच्छा, और ये जो खारिश हो रही होती है बहुत ज़्यादा, आपको दिल कर रहा होता है बस जिस्म को पूरा जो है ना आप वो बस किसी तरह से खारिश करते हैं इसको भी रोकना, और ये भी क्या हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा होता है? देखिए अगर बिल्कुल सिंपल है, अगर सिर्फ पेट पे हो रही है और निशानात पड़ रहे हैं तो वो सिंपल है, वो प्रेगनेंसी की अलामत होती है। लेकिन अगर खारिश हो रही है सिर्फ ये हाथों पे, तलियों पे और पैर की तलियों पे, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ये एक प्रेगनेंसी की कंडीशन है जो कि लास्ट 3 मंथ्स में आती है, जिसको हम ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। अगर किसी औरत को ये भी है तो वो भी रोजे ना रखे। अच्छा जी। तो ये हम कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, जो हाथों और पैरों का जो आप कहते हैं? ये एक कंडीशन है, फिर इसके अंदर हम हर 2 हफ्ते के बाद ब्लड टेस्ट करवा रहे होते हैं लिवर के, ठीक है। हम देख रहे होते हैं, एंजाइम्स देख रहे होते हैं कि आप बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। सिंपल पहले हम उनको एलर्जी के टैबलेट्स देते हैं, अगर उससे ठीक हो जाती है फिर जिस्म पे लगाने का लोशन देते हैं। अगर उससे नहीं ठीक होता तो फिर बिल्कुल एक स्पेसिफिक टैबलेट आती है, वो दी जाती है। और फिर इसमें भी डिलीवरी अर्ली होती है। और मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछती हूँ, जो आखिरी के 3 महीने होते हैं उसमें एक सबसे बड़ा मसला जो हो रहा होता है ना, वो औरतें जो हर वक्त जो हैं वो होशियार रहती हैं कि वो उनको होता है कि बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही। तो क्या एक नॉर्मल रेंज क्या होती है कि दिन में कितनी दफ़ा मूव होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती है? कुछ बच्चे कहते हैं ना कि वो बच्चे चुलबुले हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये क्या एक इसकी रेंज क्या होती है या क्या अलार्मिंग होती है? देखिए मूवमेंट तो जितनी हो जाए नॉर्मल है, और हर प्रेगनेंसी की डिफरेंट होती है थोड़ी सी ना। अब जाहिर है बच्चा भी सोता है, शुरू होती है ये तकरीबन अगर वो पहला बेबी है तो तकरीबन 5वें महीने के बाद से शुरू होती है, 6ठा महीना जब लगता है। और अगर किसी के बच्चे हो चुके हैं 1-2 पहले, तो तकरीबन उनके 5वां महीना लगते ही उनको शुरू हो जाती है, ठीक है। एक बात। दोयम ये कि अगर किसी को अपने बच्चे की मूवमेंट के ऊपर थोड़ा सा भी शक होता है तो वो ये करें कि बिल्कुल कंसंट्रेशन से बच्चे की मूवमेंट को गिने, अच्छा, ठीक है। एक ही दफ़ा अगर उनको गिनने से 10 दफ़ा बच्चे की मूवमेंट महसूस हो जाती है तो दैट इज़ नॉर्मल। वो 24 घंटे में किसी भी वक्त आए, उसको हम कहते हैं काउंट टू 10 मूवमेंट्स, ठीक है। मतलब कि आपने 24 घंटे में 10 दफ़ा अगर उसने परसीव कर लिया है, उसने महसूस कर लिया कि हाँ भाई अभी मैं बैठी हुई हूँ ना, अभी मैं गिन रही हूँ, तो मेरे बच्चे ने 10 दफ़ा मूव कर लिया, तो दैट इज़ नॉर्मल। और इसको महसूस करें कि मुझे खड़े होते हुए, सोते हुए, बैठे हुए मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। उमूमन जब औरतें बैठती हैं और लेटती हैं तो मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो दैट इज़ नॉर्मल, वो भी कोई अलार्मिंग नहीं है, लेकिन महसूस करें। अच्छा, तो 10 दफ़ा जो है, 10 दफ़ा अगर उन्होंने महसूस कर लिया तो दिस इज़ नॉर्मल। वैसे भी तो बच्चा मूव करेगा, बच्चा भी तो सोएगा ना। जी जी माँ सोएगी तो बच्चा भी सोएगा। शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर साहिबा आपके आने का, और आपने हमें इतनी सारी जो है वो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर की, हमें बहुत सारी टिप्स दी, तो बहुत शुक्रिया आपके आने का। At Shield, we are committed to the mothers of Pakistan in helping them nurture their young ones. उम्मीद है नाजरीन आपने आज का शो बहुत एंजॉय किया होगा और ढेर सारी टिप्स ली होंगी। जाते जाते मैं एक और गुड न्यूज़ देती जाऊँ। शील्ड लाया अब फ्री पीडियाट्रिक टेलीक्लिनिक, यानी सुबह 9 से शाम 5 बजे पीर से हफ्ता आप कॉल कर सकते हैं 0311 2222 437 पर और अपने बच्चे की सेहत के मुताबिक फ्री मशवरा हासिल कर सकते हैं। Thank you for watching. See you in another episode of Shield Mamta Ki Zaban.